हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो है इसमें हम बात करेंगे सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, जो आपके यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका के सिलेबस में दिया हुआ है कि सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम क्या था। जन्म से पूर्व जन्म के पश्चात टीकाकरण, यानी कि बच्चा जन्म लेता है उससे पहले जो टीके लगते हैं, और बच्चा जन्म जब ले लेता है तो उसके बाद कौन से टीके लगते हैं उसके बारे में बात करेंगे। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बिफोर बर्थ एंड आफ्टर बर्थ, इसके बारे में ये आपके सिलेबस में ऐसा हूबहू टॉपिक दिया है जो आपको पढ़ना है। अब देखेंगे इस टॉपिक में क्या है। टीका टीका होता क्या है, आप सभी लोग जानते हैं टीका है क्या। तो टीका एक जैविक मिश्रण है। जब व्यक्ति को टीका दिया जाता है तब यह उसके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। जैसे कोरोना का टीका लगा था, तो टीका है क्या, ये टीका हमारे शरीर में जाकर हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और हमारे शरीर में एंटीबॉडी को बनाता है। सभी लोग अपनी कोरोना की वैक्सीन लगवाए थे, तो क्या करता है, ये हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यानी कि हमारे शरीर में एंटीबॉडी को बना देता है। ठीक है, और ये एक जैविक मिश्रण होता है, ये आप याद रखिएगा, ये एक जैविक मिश्रण है जिसके माध्यम से संक्रामक एजेंट के खिलाफ एंटीबॉडीज़ का उत्पादन होता है। मैंने अभी बता दिया कि आपका जब टीका लगेगा तो आपके शरीर में एंटीबॉडी बनेगी। जब एंटीबॉडी बनेगी तो बाहर से अगर कोरोना कोई वायरस आता है तो वो एंटीबॉडी उस कोरोना वायरस को मार देगा, और होगा क्या, आपका शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो भी स्ट्रांग होगा। जब शरीर के रोग जब शरीर रोग के संपर्क में आता है तभी संक्रामक एजेंट खिलाफ एंटीबॉडीज़ का उत्पादन करते हैं। इससे जब हमारे भविष्य में इस तरह के सूक्ष्म जीवाणु रोगाणु के संपर्क में आते हैं तो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली में क्रिया करती है। जैसे मैंने अभी बताया कि आपके शरीर में कोविड का वायरस आ गया, तो आपके शरीर में पहले से कोरोना की वैक्सीन लगी है, तो कोरोना वैक्सीन क्या करेगी, उस वायरस के आने से हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन जाएगी, और एंटीबॉडी उस जो हमारा वायरस आया था उसको क्या करेगा, मार देगा, ख़त्म कर देगा, नष्ट कर देगा। ठीक है, यही होता है। और हमारे शरीर में एंटीबॉडी जो बनेगी वो हमारे इम्यून सिस्टम, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाएगा। तो यही होता है। आप सभी लोग कोरोना का वायरस का टीका जरूर लगवाए होंगे, जानते होंगे, बहुत तेज़ बुखार आता है। और टीकाकरण है क्या, टीकाकरण एक प्रक्रिया है। आमतौर पर इस प्रक्रिया में टीकाकरण के माध्यम से व्यक्ति में प्रतिरक्षित या संक्रामक रोग के लिए प्रतिरोधी क्षमता विकसित की जाती है। टीकाकरण ऐसी चिकित्सीय व्यवस्था है जो कि व्यक्ति के शरीर को संक्रमण रोग से बचाने के लिए उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। मैं जो भी बताया कि टीकाकरण वह है कि इसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ आपकी इम्यून सिस्टम, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है, यही आपका मेन मोटो होता है। भारत में टीकाकरण के स्तर में कमी का कारण क्या है। देखो भारत में जो टीकाकरण है इसमें कमी का कारण क्या है, इस बात की बात करेंगे। दूर दराज के केंद्रों पर, उपकेंद्रों तथा स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने में सफलता, यानी कि जो शहर से बहुत दूर दराज गांव हैं वहां से ले जाने में टीकाकरण का, कोरोना के दौरान क्या हुआ था, गांव में टीका नहीं लगता था तो CSC PSC में लगता था, तो बहुत लंबी भीड़ लगती थी। इसलिए क्योंकि गांव में सारी सुविधाएं नहीं उपलब्ध हो पाती थी, परिवहन की दिक्कत रहती थी, इसलिए ये टीकाकरण असफल हो जाता था या उसमें सुविधा नहीं हो पाती थी। कुछ बच्चे एक से अधिक टीके लेकर अगले टीके के लिए नहीं आते हैं, यानी कि अब बच्चे की बात करें कि जो माँ होती है पहले 2-3 टीके लगवाएगी, बच्चे के जन्म के बाद उसके 2-3 टीके लगवाएगी, फिर उसको अस्पताल टीके लगवाने नहीं ले जाती है। ठीक है, भूल जाती है या फिर उससे आलस आ जाता है, कुछ भी है, लेकिन 2-3 टीके लगवाएगी फिर उसके बाद टीके लगवाने नहीं जाती है। टीकाकरण सेवाओं तक पहुंच नहीं पाना, यानी कि जो सेवाएं होती हैं टीकाकरण की वो पहुंच नहीं पाती हैं। कुछ बच्चों के माता पिता टीकाकरण के बारे में जानकार नहीं होते हैं, यानी कि कुछ बच्चे जो होते हैं, कुछ जो मदर फादर होते हैं वो टीकाकरण के बारे में पर्याप्त जानकारी उनके पास नहीं होती है, इसलिए वो समझ नहीं पाते हैं कि अब कौन सा टीका लगवाना है। लेकिन हालांकि अब सब कुछ बदल चुका है। अगर बच्चा जन्म लेता है तो उस दौरान एक बर्थ सर्टिफिकेट टाइप में एक आपके पास दिया जाता है कार्ड, तो उसमें लिखा होता है कि बच्चे को ये टीका लग चुका है, बच्चे को ये टीका लग चुका है, बच्चे को OPV लग चुकी है, बच्चे को BCG लग चुकी है, यानी कि सारी टीके का विवरण दिया होता है जब बच्चा जन्म लेता है किसी हॉस्पिटल में। नेक्स्ट है, कुछ बच्चे स्वास्थ्य केंद्र या आउटरीच स्थल से इतने दूर होते हैं कि वह पूर्ण टीका करने में ले नहीं आ सकते, यानी कि जहाँ टीकाकरण होना है बच्चे का, मान लो किसी अस्पताल में बच्चे का टीकाकरण होना है और वह अस्पताल उस बच्चे के घर से लगभग 20-25-30 किलोमीटर है, तो क्या होता है, मम्मी पापा को आलस हो जाता है या फिर उनको याद नहीं रहता या फिर वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं हॉस्पिटल तक कि बच्चे को हम टीका लगवा लें। ठीक है, उनको आने जाने में दिक्कत होती है, इसलिए वो टीके छूट जाते हैं। नेक्स्ट है, कुछ बच्चों के माता पिता
टीकाकरण सेवाओं के प्रति यकीन नहीं करते, यानी कि उनको भरोसा ही नहीं है कि टीका में क्या है, टीका सब बेकार है, यानी यकीन ही नहीं है कि टीका सब क्या है, टीका कुछ नहीं है, सब बेकार है, इसलिए इनको टीके में यकीन ही नहीं है। कभी कभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की लापरवाही भी टीकाकरण में कमी है, यानी कि जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हों या सहायिका हों, उनको भी आलस होता है, उनकी भी लापरवाही होती है टीकाकरण देने में, तो ये भी एक प्रकार का टीकाकरण में बाधा उत्पन्न होती है। नियमित टीकाकरण में स्वास्थ्य सेवाओं की जिम्मेदारियां क्या हैं? स्वास्थ्य सेविकाएं माताओं और बच्चों के टीकाकरण स्तर में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनसे उम्मीद की जाती है कि वे सभी योग्य शिशुओं, गर्भवती महिलाओं का राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची के अनुसार टीकाकरण करें, यानी कि जो राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची है उसके अनुसार ही गर्भवती महिलाएं और जो नवजात बच्चे हैं या बच्चे हैं उनका टीकाकरण किया जाना चाहिए। जो राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची है उसी के हिसाब से सभी को टीका दिया जाना चाहिए। उनकी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं? टीकाकरण के लिए योजना बनाना, यानी कि कोई मुख्य सेवक के पद पर चयनित हो तो आपको क्या करना है, आपका टीकाकरण के लिए योजना बनाना है। टीकाकरण स्थल पर शीत संकलन का प्रबंधन करना है, यानी कि जो शीत श्रृंखला, यानी कि आपको वैक्सीन जो वैक्सीन होती है वो कोल्ड की जाती है, यानी कि उसको बर्फ़ में रखा जाता है। वही शीत का मतलब है शीत श्रृंखला, यानी कि शीत श्रृंखला आपको बनाना है। कहीं भी उस ऐसी श्रृंखला को टूटने नहीं देना है कि जहाँ पर कोल्ड ना हो, यानी कि कोल्ड स्टोरेज व्यवस्था ना हो। ये योजना बनाने का मुख्य सेवक का जिम्मेदारी होती है। टीकाकरण सत्र का आयोजन करना, रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग और ड्राफ्ट आउट मामलों का पता लगाना, यानी कि ड्राफ्ट आउट मामले कहने का मतलब है जिनका टीका छूट गया है वही ड्रॉप आउट होते हैं। जिनका टीका छूट गया है उनका पता लगाना और उनको फिर से टीका देना। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, भारत में टीकाकरण कार्यक्रम को वर्ष 1978 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने टीकाकरण प्रतिरक्षा EPI के विस्तारित कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया। यह विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक वर्ष 1885 में टीकाकरण कार्यक्रम को सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में संशोधित किया गया ताकि वर्ष 1989 से 1990 तक देश के सभी जिलों को कवर करने के लिए चरणबद्ध तरीके से करवाएं। आप ये डेट याद रखिएगा, राष्ट्रीय टीका कार्यक्रम और संशोधित जो किया गया था 1989 से 90 तक याद किया गया, ये आप याद रखना। देखो यहाँ पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार सार्वभौमिक टीका कार्यक्रम के माध्यम से शिशुओं, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए प्रकार टीका और वैक्सीन प्रदान करता है। ये देखो, विटामिन ए बच्चे को ओरल दिया, यानी कि मुँह से दिया जाता है। OPV ओरल दिया जाता है, ठीक है। मेजल्स का दिया जाता है, हेपेटाइटिस B का है, ठीक है, DPT का है, BCG का है। देखो ये जो होते हैं हेपेटाइटिस और DPT, ये आपके क्या होते हैं, इंट्रामास्कुलर होते हैं, IM होते हैं, ठीक है। इंट्रामास्कुलर होते हैं, IM होते हैं, यानी कि ये आपके पैर में लगते हैं। हमने देखा है बच्चों को लगते हुए, जो नवजात बच्चा जब जन्म लेता है तभी इसको ये दिया जाता है। मिशन इंद्रधनुष, समझदारी दिखाएं, अपने बच्चों को संपूर्ण टीका करवाएं। ये अच्छी बात है। मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत और पुनः सक्रिय करने के लिए तीव्र गति से बच्चों को और गर्भवती महिलाओं के लिए पूर्ण टीकाकरण कवरेज प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 2014 में मिशन इंद्रधनुष शुरू किया था। तो 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष स्टार्ट हुआ था। मिशन इंद्रधनुष एक बूस्टर टीकाकरण कार्यक्रम है जो कम कवरेज वाले 221 जिलों में शुरू हुआ था। पहले ये बूस्टर यानी कि जो चीज़ें छूट गई हैं उनको बूस्ट करने के लिए कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था। 201 जिले में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, यह यूनिवर्सल टीका कार्यक्रम में शामिल किए गए 7 रोगों के खिलाफ 7 टीकों का प्रदर्शन करता है। ये रोग कौन से हैं? तपेदिक, पोलियो, हेमालाइटिस। देखो, जो मिशन इंद्रधनुष स्टार्ट हुआ था इसमें 7 टीके थे। 7 टीके कौन कौन से थे उसके बारे में देखिए। तपेदिक, पोलियो, माइलाइटिस, हेपेटाइटिस B, डिप्थीरिया, प्रोटिस्ट, टिटनेस और खसरा, ये आपके 7 थे। इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में हो सकता है पूछ ले कि 7 बीमारियों में से इसमें से कौन सी बीमारी नहीं है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन छप सकता है। इसके अलावा खसरा, रुबेला, रोटावायरस, हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा टाइप B और पोलियो के खिलाफ टीकों को शामिल करने के बाद टीकों की संख्या लगभग 12 हो गई। यानी कुछ टीके थे जो बाद में शामिल किए गए जिनके नाम थे रुबेला, रोटावायरस, हीमोफिलिस, इन्फ्लुएंजा टाइप B और पोलियो के खिलाफ टीकों का शामिल किया गया और टीके कुल मिलाकर आपके 12 टीके हो गए। कुछ चुने हुए राज्यों और जिलों में जापानी इंसेफ्लाइटिस और न्यूमोकोकस के लिए भी टीके जाते हैं, यानी कि जो चयनित जिले थे उनमें ये टीके दिए जाने थे। इनसे गहन मिशन इंद्रधनुष IMI ये लॉन्च 2017 अक्टूबर को लॉन्च हुआ। उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में मुख्य लक्ष्य बनाया गया। 2020 से पूर्व 2018 तक 90% टीकाकरण कार्य का पूर्ण किया गया। अब गहन मिशन इंद्रधनुष 2.0 का भी स्टार्ट हुआ।
पल्स पोलियो को कार्यक्रम को 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 2019 से 2020 से 27 राज्यों के 272 जिलों में टीकाकरण का कवरेज लक्ष्य हुआ। गहन मिशन इंद्रधनुष 3.0 क्या था, 2021 में लॉन्च हुआ। इसका लॉन्च डेट आप याद रखिएगा। इसका लक्ष्य बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर था जो कोविड-19 महामारी के दौरान टीका लगाने से चूक गए थे। यानी कि जो कोविड-19 में जो महामारी आई थी कोविड की, उनमें से जो टीका लगने से छूट गए थे उसके मद्देनज़र गहन मिशन इंद्रधनुष 3.0 स्टार्ट हुआ था। अब गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0 का भी स्टार्ट हुआ था फरवरी 2022 में। ये सारी डेट आप याद रखिएगा। इस अभियान में 2 साल तक बच्चे को शामिल किया गया। कोविड-19 महामारी के कारण नियमित टीकाकरण की गति प्रभावित हुई, उसी अंतराल को भरने के लिए इसको लाया गया था। यानी कि जो कोविड-19 में जिनके टीकाकरण छूट गए थे, उसी टीकाकरण को लगाने के लिए इस अभियान को लाया गया था कि गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0 और 2022 में स्टार्ट हुआ था। ये BCG का है। BCG के बारे में, BCG का तात्पर्य है बैसिलस कॉलमेट ग्रीन वैक्सीन। यह शिशुओं को ट्यूबरक्युलर मेनिंजाइटिस और संचारित टीबी से बचने के लिए दिया था। ये सभी को पता है। वैक्सीन देने का समय क्या है? वैक्सीन BCG का टीका जन्म पर 1 वर्ष तक जितनी जल्दी संभव हो दिया जाता है। वैक्सीन देने का तरीका, BCG को बाँह के ऊपर हिस्से में अंतर त्वचा के माध्यम से दिया जाता है। ये आप याद रखिएगा, अंतर त्वचा माध्यम से दिया जाता है। OPV ओरल पोलियो वैक्सीन। ये बच्चा अच्छे से खेल रहा है। OPV के बारे में, OPV का तात्पर्य ओरल पोलियो वैक्सीन से है। यह बच्चों को पोलियोमाइलिटिस से बचाता है। ठीक है। नेक्स्ट, वैक्सीन देने का समय OPV को जन्म के समय दिया जाता है, जिससे शून्य खुराक कहा जाता है, तथा 3 खुराक 6, 10 और 14 सप्ताह में दी जाती है। बूस्टर खुराक 16 से 24 महीने की उम्र में दी जाती है। यानी कि 2 साल तक दी जा सकती है बूस्टर डोज OPV की। वैक्सीन देने का तरीका, OPV को मुंह के माध्यम से 2 बूंद, यानी कि 2 बूंद जिंदगी की। आपने टैग लाइन सुना होगा, जो पोलियो का अभियान है, 2 बूंद जिंदगी की। तो ये क्या है? ये मुख से दी जाती है, ओरल दी जाती है, मुख द्वारा दी जाती है। हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के बारे में, हेपेटाइटिस बी का टीका हेपेटाइटिस बी संक्रमण वाले को बचाता है। वैक्सीन देने का समय, हेपेटाइटिस बी का टीका जन्म पर या 24 घंटे के भीतर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दिया जाता है। यानी कि बच्चे को जन्म के तुरंत बाद बच्चे के पैर में जांघ पर हेपेटाइटिस का बी टीका लगाया जाता है, जिसे हम IM यानी कि इंट्रामास्कुलर टीका बोलते हैं। इसके बाद 3 खुराक 6, 10 और 14 सप्ताह में DPT और HIB के संयोजन में पेंटावैलेंट वैक्सीन के रूप में दी जाती है। आप इसको याद रखिएगा, इंट्रामास्कुलर और जन्म के तुरंत बाद हेपेटाइटिस बी का टीका दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वैक्सीन देने का तरीका। तो अंतरपेशी इंजेक्शन की जांघ के मध्य अग्रवर्ती पूर्ववर्ती तरफ दिया था। मैंने अभी बताया कि बच्चे के जांघ पर दिया जाता है। नेक्स्ट है पेंटावैलेंट वैक्सीन। ये बहुत पूछा जाता है कि पेंटावैलेंट वैक्सीन में कौन कौन सी वैक्सीन आपकी आती हैं। ठीक है, एक इंजेक्शन होता है, उसमें पेंटावैलेंट होते हैं, उसमें 5 वैक्सीन होती हैं 5 रोगों के लिए। अब देखेंगे वो कौन कौन सी होती हैं पेंटावैलेंट में। तो पेंटावैलेंट में देखिए आपका होता है डिप्थीरिया का होता है, परटूटिस का होता है, टेटनस का होता है और हेपेटाइटिस बी और आपका HIV का होता है। ठीक है, ये आपके 5 टीके होते हैं, इसे हम पेंटावैलेंट की वैक्सीन की संज्ञा देते हैं। 5 होते हैं। इसको अगर आपको आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो इसको लिख लीजिएगा कि पेंटावैलेंट वैक्सीन कौन कौन सी होती हैं। पेंटावैलेंट वैक्सीन के बारे में जानकारी क्या है? पेंटावैलेंट वैक्सीन 5 रोगों डिप्थीरिया, टेटनस, परटूटिस यानी कि खाली खांसी, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, हेपेटाइटिस बी से बच्चों की बचने वाली खुराक वैक्सीन है। यानी कि संयुक्त वैक्सीन होती है। एक ही इंजेक्शन में 5 वैक्सीन होती हैं। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। वैक्सीन देने का तरीका क्या है? पेंटावैलेंट वैक्सीन बाईं मध्य जांघ के आगे व बाहरी हिस्सों में अंतरपेशी के माध्यम से जाती है। ये भी अंतरपेशी के माध्यम से दी जाती है। नेक्स्ट है रोटावायरस वैक्सीन। रोटावायरस वैक्सीन के बारे में आप तात्पर्य यह है कि रोटावायरस वैक्सीन, यह रोटावायरस डायरिया के खिलाफ शिशुओं और बच्चों को सुरक्षा प्रदान करता है। यह चुनिंदा राज्यों में दिया जाता है। यानी कि बच्चों को जब रोटावायरस की वैक्सीन दी जाती है, जब बच्चे को क्या हो जाता है? डायरिया हो जाता है। तो आप याद रखिएगा रोटावायरस डायरिया। ठीक है, वैक्सीन देने का समय, वैक्सीन की 3 खुराकें 6, 10, 14 सप्ताह 1 वर्ष की उम्र में दी जा सकती हैं। वैक्सीन देने का तरीका इसमें क्या होता है? तरल वैक्सीन की 5 बूंदें 2.5 मिलीग्राम को मुंह में दिया जाता है। इसको मुंह से दिया जाता है। PCV न्यूमोकोकस संयुग्म टीकाकरण। अब इसमें देखेंगे क्या है?
पीसीबी के बारे में। पीसीबी का तात्पर्य निमोकोकल संयुग्म टीकाकरण है। यह शिशुओं और छोटे बच्चों को बैक्टीरिया, स्टेफिलोकोकस निमोनिया के कारण होने वाले रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है आपका पीसीबी। नेक्स्ट है वैक्सीन देने का समय क्या होता है। यह वैक्सीन 6 से 14 वर्ष के सप्ताह में 2 प्राथमिक खुराक के रूप में दिया जाता है तथा इसके बाद 9 से 12 महीने की उम्र में बूस्टर खुराक दी जाती है। ठीक है, जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके सीधा टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइएगा और वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके पढ़ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वैक्सीन देने का तरीका क्या है। पीसीबी को बाएं मध्य जांघ के आगे व बाहरी हिस्से में अंतरपेशी यानी कि आईएम के माध्यम से दिया जाता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पेंटावेलेंट वैक्सीन और पीसीबी को अलग अलग अर्थात दोनों जांघों में दिया चाहिए, यानी कि पेंटावेलेंट को और पीसीबी को एक ही पैर में नहीं लगाना चाहिए, दोनों को अलग अलग पैर में लगाना चाहिए। एफआईबी क्या है, एफआईपीबी क्या है। निष्क्रिय पोलियो टीके वैक्सीन आईपीबी के बारे में। एफआईपीबी का तात्पर्य निष्क्रिय पोलियोमाइलिटिस टीका है। इसका उपयोग पोलियोमाइलिटिस के खिलाफ सुरक्षा बढ़ाने के लिए दिया जाता है। वैक्सीन देने का समय आईपीबी की आंशिक खुराक 6 और 14 सप्ताह की उम्र में अंतर त्वचा के माध्यम से दी जाती है। वैक्सीन देने का तरीका, इसे दाहिनी बाह के ऊपर हिस्से में अंतर त्वचा के माध्यम से दिया जाता है, इसको आप याद रखिएगा। मीजल्स खसरा और एमआर वैक्सीन, एमआर रुबेला यानी कि मीजल्स खसरा, इसको क्या बोलते हैं देखते हैं अभी आगे। पहली जो डोज होती है वो 9 से 12 मंथ में दी जाती है और दूसरी डोज 16 से 24 मंथ में दी जाती है। ठीक है, मीजल्स और रुबेला और डोज क्या होती है 0.5 ml, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। मीजल्स के बारे में, बच्चों को मीजल्स के बचाने के लिए मीजल वैक्सीन का उपयोग किया जाता है। कुछ राज्यों में मीजल्स और रुबेला के संक्रमण से बचने के लिए मीजल्स और रुबेला की संयुक्त वैक्सीन दी जाती है। वैक्सीन का समय क्या रहता है। मीजल्स या एमआर की पहली खुराक 9 महीने पूरे होने से 12 महीनों यदि 9 से 12 महीने की उम्र में नहीं दिया जाता है तो 5 वर्ष तक दी सकती है। देखो मैं आपको बता दूं, इसमें आपको जेई का टीका है, जापानी एन्सेफेलाइटिस का टीका है। इसको हम ऐसा करते हैं कि आप पढ़ सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे, नीचे इसको हम ये बढ़ा देंगे। बीसीजी का टीका जो होता है ये जन्म के समय 1 साल, ठीक है, महत्तम आयु और डोज यहाँ पर लिखी रूट त्वचा के अंदर या मुंह द्वारा। ठीक है, इसका हम अलग से वीडियो बना देंगे और इसका पीडीएफ भी डाल देंगे, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसका हम वीडियो डाल देंगे, आप इसको समझ के, आप इसको पढ़ाने जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, तो इसका हम, आपके पास समय लिमिटेड है, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए ये आप क्यों पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसको हमको पढ़ाने से कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह टेबल बना है, आप इसको पढ़ते रट सकते हैं और आपका एग्जाम अच्छे से निकाल सकते हैं। इसलिए बताने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। हम टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ जरूर डाल देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।